हेलो प्यारे बच्चे, नमस्कार। तो बच्चे आज आप लोगों के लिए लाए हैं संस्कृत के बोर्ड मॉडल प्रश्न जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। परीक्षा में ये 100% आने का चांस है बच्चे। वही क्वेश्चन चुन करके आपको मतलब कि बोर्ड पे दिखाया जा रहा है और बारी बारी इन सभी क्वेश्चनों को एक एक करके ऑब्जेक्टिव को कंफर्म किया जाएगा कि किस क्वेश्चन का कौन सा ऑब्जेक्टिव होगा, कौन सा मेरा परफेक्ट आंसर होगा। तो बच्चे चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर कि क्वेश्चन मेरा क्या है। बच्चे ये जो संस्कृत के जो बुक की क्वेश्चन है, बुक से एक क्वेश्चन लिए गए हैं। ये बुक के क्वेश्चन है बच्चे। अभी आपको यहाँ बोर्ड पे जितने भी क्वेश्चन दिए जा रहे हैं उनको आपको आंसर शीट के साथ आंसर के साथ बताया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चे, सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है बच्चे? तो सत्य का मुंह हिरण्मयेन पात्र से ढका हुआ है। किससे बच्चे? हिरण्मयेन पात्र से सत्य का मुंह ढका हुआ है। ठीक है बच्चे, हिरण्मयेन पात्र से सत्य का मुंह ढका हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन हो गया ए, यानी ए ऑप्शन हो गया। सत्य का मुंह किससे ढका हुआ है? तो हिरण्मयेन पात्र से, यानी हिरण्मय पात्र से सत्य का मुंह ढका हुआ है। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? बच्चे कभी कभी ऐसा होता है कि मंत्र को पद भी बोल दिया जाता है, तो यहाँ मंत्र और पद लिख दिया गया है। मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं बच्चे? तो मंगलम पाठ में कुल मिलाकर के 4 मंत्र हैं बच्चे, चत्वार। यहाँ पर ऑप्शन में चत्वार दिया गया है बच्चे, तो चत्वार। यहाँ पर पेन नहीं चल रहा है। यहाँ पर बच्चे गौर करेंगे, मंगलम पाठ में 4 मंत्र संकलित हैं। कितने मंत्र बच्चे? 4 मंत्र संकलित है। मंडलम पाठ में कितने मंत्र हैं? तो बच्चे मंडलम पाठ में आपके 4 मंत्र संकलित हैं। ओके बच्चे, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 का कह रहा है, समझते हैं गौर से। यहाँ पर दिया है मंडलम पाठ कहाँ से संकलित है, कहाँ से लिया गया है। कहने का मतलब है कि जो मंगलम पाठ है वह कहाँ से लिया गया है। तो बच्चे गौर से देखते हैं, वेदों से लिया गया है, पुराणों से लिया गया है, उपनिषदों से लिया गया है कि वेदांग से लिया गया है। तो बच्चे मंगलम जो पाठ है वह उपनिषद से लिया गया है। मंगलम जो पाठ है वह उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी होगा बच्चे। ठीक है, मंगलम जो पाठ है उपनिषद से संकलित है बच्चे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। यहाँ पर अत्येति पद का अर्थ है, अत्येति पद का अर्थ क्या होता है बच्चे? तो अत्येति पद का अर्थ होता है बच्चे पार कर जाना, यानी अत्येति शब्द का अर्थ होता है पार कर जाता है, यानी जो पार कर जाता है उसको अत्येति शब्द बोलते हैं संस्कृत में। तो बच्चे अत्येति शब्द का अर्थ हुआ पार कर जाना। तो बच्चे ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बच्चे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, गौर से समझेंगे, सुनेंगे। मेगास्थनीज पटना किस समय में आया था? मेगास्थनीज पटना किस समय में आया था? तो बच्चे याद रखिएगा, मेगास्थनीज पटना चंद्रगुप्त के समय में आया था। बच्चे देखते हैं अशोक के समय में, मुगल के समय में या चंद्रगुप्त के समय में। तो बच्चे चंद्रगुप्त के समय में मेगास्थनीज कहाँ आया था? पटना आया था। ओके बच्चे जी, ये सभी के सभी बच्चे आपके बोर्ड मॉडल प्रश्न हैं। क्या है? बोर्ड मॉडल प्रश्न में। बोर्ड में ये 100% पूछने का चांस है बच्चे। बोर्ड में 100% पूछने का चांस है, यानी ये सोच लीजिए कि बोर्ड में कम से कम इसमें से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लड़ना ही लड़ना है। ठीक है जी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। बच्चे मेगास्थनीज पटना किस समय में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ? यानी पाटलिपुत्र जो था, यानी पाटलिपुत्र जो पटना का पुराना नाम बच्चे पाटलिपुत्र है, तो पाटलिपुत्र बताया जाता है कि पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ बच्चे? तो पाटलिपुत्र पटना के नाम से मध्यकाल से प्रसिद्ध हुआ है। किस काल से बच्चे? मध्यकाल से। देखते हैं, मुगल काल ना, गुप्त काल ना, मध्यकाल, अंग्रेजों के ना। यहाँ बच्चे मध्यकाल दिया हुआ है ऑप्शन आपका,
तो मध्यकाल से पाटलिपुत्र पटना के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं। कूटनी मत काव्य के कवि कौन हैं? कूटनी मत काव्य के कवि कौन हैं? तो बच्चे कूटनी मत काव्य के कवि दामोदर गुप्त हैं। बच्चे कूटनी मत काव्य के कवि कौन हैं? दामोदर गुप्त हैं। देखते हैं राजशेखर ना दामोदर गुप्त, जी दामोदर गुप्त हैं। ठीक है, कूटनी मत काव्य के कवि कौन है बच्चे? तो दामोदर गुप्त हैं। एक एक चीज को बारीकी से सुनते और समझते जाइएगा बच्चे, क्योंकि आपको ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है बच्चे, यहां पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? निम्न में से राजशेखर की रचना कौन सी है? निम्न में से यानी कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं और उसमें से राजशेखर किसकी रचना किए हैं? बच्चे निम्न में से राजशेखर की रचना कौन सी है? तो सुनते हैं बच्चे, यहां देखते हैं। यहां से क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चे, काव्य मीमांसा, कूटनी मत, मुद्राक्ष, यात्रा स्मरण। तो बच्चे यहां राजशेखर की रचना है काव्य मीमांसा। काव्य मीमांसा नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है? राजशेखर हैं। ये उल्टा भी पूछ सकता है बच्चे, काव्य मीमांसा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो राजशेखर हैं। कौन है बच्चे? तो राजशेखर हैं। इस चीज पे आपको गौर से बने रहना है बच्चे, शुरू से लास्ट तक वीडियो पर बने रहेंगे और इसमें का जितने भी ऑब्जेक्टिव है वह पुनः आप यदि याद भी है तब पर भी इसको दोहराना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपके लिए दोहराने से क्या होता है कि दिलो दिमागों में बैठ जाता है। जी, तो राजशेखर की रचना कौन है? काव्य मीमांसा। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चे, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बुद्ध के समय पाटलिपुत्र का क्या नाम था? बुद्ध जी के समय में पाटलिपुत्र का क्या नाम था? बच्चे यहां पर लिखा है पटलग्राम, पटना, पाटलीग्राम, यहां पर लिखा है पुष्पपुरम। तो बच्चे बुद्ध के समय में पाटलिपुत्र का नाम आपका था पाटिल ग्राम। क्या था? पाटिल ग्राम। बुद्ध के समय पटना का यानी पाटलिपुत्र का नाम क्या था? पाटिल ग्राम था बच्चे। ऑप्शन हो जाएगा 9वां का सी आपका। क्वेश्चन नंबर चलते हैं बच्चे 10वां की ओर। 10वां का क्वेश्चन जो है अत्यंत इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये कोई ऐसा भी बोर्ड नहीं है जिसमें ये न पूछ रहा हो, ये बार बार पूछता है बच्चे, हिंदी में भी पूछता है और संस्कृत में भी पूछता है। ठीक है जी, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है? गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है? बच्चे वही गुरु गोविंद सिंह जो सिखों के गुरु थे। ठीक है, उनका जन्म स्थल क्या है? पाटलिपुत्र होगा बच्चे। गौर से देखते हैं, पाटलिपुत्रम, कालिंगम, यहाँ उत्तलकल प्रांत कोई नहीं। तो बच्चे आपको स्टार्ट में ही बताया कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल क्या है? पाटलिपुत्र है। ठीक है बच्चे, गुरु गोविंद सिंह पाटलिपुत्र में जन्मे थे। ओके बच्चे जी, अब क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। अलस कथा पाठ के रचयिता कौन है? अलस कथा पाठ के रचयिता कौन है बच्चे? तो गौर करते हैं, अलस कथा पाठ के रचयिता विद्यापति हैं बच्चे। यहाँ पर विद्यापति ऑप्शन दिया हुआ है, जबकि यहाँ कालिदास भी है, विष्णु शर्मा भी है, नारायण पंडित भी है। ठीक है, तो अलस कथा पाठ के रचयिता या रचनाकार कौन है, या इसको लेखक भी कहा जा सकता है बच्चे। तो अलस कथा पाठ के लेखक कौन है? तो विद्यापति हैं, इसको दिमाग में रख लीजिएगा जी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बच्चे। मैथिली भाषा के कवि कौन है? ठीक है बच्चे, मैथिली भाषा के कवि कौन हैं? अभी आपको एक क्वेश्चन का यहीं पे अभी जवाब दिया गया, अलस पाठ के रचयिता कौन है? तो विद्यापति। तो विद्यापति को ही मैथिली भाषा के कवि माना जाता है। तो यहाँ पर विद्यापति ऑप्शन दिया हुआ है बच्चे, आपका हो जाएगा 12 का बी, यानी मैथिली भाषा के कवि कौन है? तो विद्यापति हैं। ठीक है बच्चे, मैथिली भाषा के कवि कौन है? तो विद्यापति हैं। आगे चलते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है? गौर करते हैं, अलसा नाम कथा का समस्त पद क्या होगा? अलसा नाम कथा का समस्त पद क्या होगा बच्चे? तो अलस कथा होना चाहिए। ठीक है बच्चे, अलसा नाम कथा का समस्त पद अलस कथा होता है। क्या होता है बच्चे? अलस कथा होता है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है बच्चे, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर।
याज्ञवल्क्य ने आत्मत्व की शिक्षा किसे दी थी? याज्ञवल्क्य ने आत्मत्व की शिक्षा किसे दी थी? याज्ञवल्क्य कौन थे? ऋषि मुनि थे, ऋषि थे, और उनकी बीबी जो थी, उनकी जो पत्नी थी वह ऋषिका थी। ठीक है जी, साधु का बीबी जो थी साध्वी थी। तो गौर करेंगे बच्चे, याज्ञवल्क्य ने आत्मत्व की शिक्षा अपने मतलब कि पत्नी को, तो उनके पत्नी का नाम था मैत्रेयी बच्चे, और उन्होंने मैत्रेयी को ही आत्मत्व की शिक्षा दी थी। ठीक है बच्चे, आत्मत्व की शिक्षा मैत्रेयी को दी थी, क्योंकि याज्ञवल्क्य की पत्नी थी कौन? मैत्रेयी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बच्चे। यहां पर क्या दिया हुआ है? आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है? आधुनिक काल किसको कहते हैं बच्चे? जो इस समय अभी चल रहा है, अभी कुछ समय बीता है और इस समय जो चल रहा है वही आपका आधुनिक काल होता है। ठीक है बच्चे, तो आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है बच्चे? तो आपको बताया गया था चैप्टर में भी कि आधुनिक काल के संस्कृत कवित्री पंडित क्षमा राव है। कौन है बच्चे? पंडित क्षमा राव। यहां से देखेंगे तिरुमलांबा, विजयांगिका, सुलभा, पंडित क्षमा राव। ये आपका क्वेश्चन हो गया 15 का इधर रेडी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है? अथर्ववेद मंत्र दर्शिका कितनी ऋषिकाएं हैं? यानी अथर्ववेद में मंत्र दर्शिका कितनी ऋषिकाएं हैं? यानी अथर्ववेद में कितनी मतलब कि ऋषिकाओं का वर्णन किया गया है बच्चे? तो उसमें आपको क्वेश्चन बताया गया था ऑलरेडी, पहले जो चैप्टर बताई जा रही थी उसमें बताया गया था कि 5 ही ऋषिकाएं थी। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी बच्चे? गौर करना होगा, चंद्रादित्य की पत्नी थी। विजय भट्टारिका चंद्रादित्य की पत्नी थी। तो 17 का ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, ए। क्या होगा? ए हो जाएगा। 17 का ऑप्शन ए हो जाएगा बच्चे। अब आगे चलते हैं 18 में। भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है? भारत महिमा जो पाठ है, आपको पता होना चाहिए, जो भारत महिमा पाठ है उसका द्वितीय का मतलब दूसरा श्लोक दूसरा जो श्लोक है वह किस पुराण से संकलित है बच्चे? भारत महिमा पाठ का दूसरा जो श्लोक है वह किससे संकलित है? तो आपको देखिए यहां ऑप्शन दिया हुआ है विष्णु पुराण, भागवत पुराण और पद्म पुराण, वायु पुराण। तो बच्चे भारत महिमा जो पाठ का द्वितीय श्लोक है वह आपका भागवत पुराण से संकलित है। किससे संकलित है बच्चे? भागवत पुराण से संकलित है। तो 18वां का ऑप्शन आपका हो गया बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं प्यारे बच्चे। भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद या मंत्र हैं? पद को ही मंत्र बोला जाता है बाबू। तो भारत महिमा पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? तो यहां पर बताए गए हैं 4, 6, 5, 7। तो ऑप्शन आपका होगा 5। तो क्या होगा ऑप्शन बच्चे? 5 हो जाएगा। ओके बच्चे जी। अब क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है। ठीक है बच्चे जी। सीमांतो नयनम किस प्रकार का संस्कार है? सीमांतो नयनम किस प्रकार का संस्कार है बच्चे? तो आपको पता होना चाहिए जन्म पूर्व संस्कार है। सीमांतो नयनम जन्म से पहले का संस्कार है। तो 20वां का आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। 20वां का ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चे? ए हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 में जाते हैं। जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं? जन्म से पहले कितने संस्कार हैं? जन्म से पहले कितने संस्कार हैं बच्चे? तो 60 माने 6 होता है, पंच मीन्स 5 होता है, एक माने 1 होता है, त्रय माने 3 होता है। तो जन्म से पहले बच्चे 3 संस्कार होते हैं, यानी जन्म से पहले 3 संस्कार होते हैं। तो यहां पर त्रय आपका दिया हुआ है, त्रय मीन्स 3 होता है। ठीक है बच्चे, त्रय मीन्स 3 होता है जी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। सप्तपदी कर्मकांड किस संस्कार में होता है? सप्तपदी यानी 7 पद वाला, 7 वचन वाला
किस संस्कार में होता है? 7 वचन बच्चे याद होगा, आप लोग गए होंगे ब्याह शादी में तो पता होगा कि जब शादी हो जाती है तो लास्ट में वर और कन्या को 7 पदी की वचन सुनाई जाती है, सप्तपदी वचन सुनाया जाता है। तो बच्चे सप्तपदी वचन कब होता है? जब विवाह होता है तब होता है, तो विवाह संस्कार में आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है? भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है, यानी भारत जीवन का सबसे सर्वश्रेष्ठ कृति क्या है? तो बच्चे संस्कार होता है। यहाँ देखेंगे जाति प्रथा धर्म संस्कार, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन संस्कार दिया हुआ है, तो आपका संस्कार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 चलते हैं बच्चे, 24 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है? नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? नीति श्लोका जो पाठ है आप लोगों को विदुर मतलब कि नीति से संकलित है। बच्चे किस ग्रंथ से संकलित है? तो विदुर नीति से संकलित है। विदुर नीति दिया हुआ है ऑप्शन, तो यहाँ पर विदुर नीति आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 24 का ए हो गया। 25 में चलते हैं। नीति श्लोका पाठ में कितने श्लोक हैं? नीति श्लोका पाठ में कुल कितने श्लोक हैं बच्चे? तो नीति श्लोका पाठ में आपको कुल मिला के 10 श्लोक हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका आ जाएगा 10। ओके बच्चे, यानी 25वां का आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। नीति श्लोका पाठ में कुल कितने मान लीजिए कि आपको श्लोक हैं? तो 10 हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में चलते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? नीति श्लोका पाठ में परम श्रेय किसे कहा गया है? नीति श्लोका पाठ में परम श्रेय किसे कहा गया है? परम श्रेय किसे कहा गया है? देखते हैं, धर्म को, विद्या को, अहिंसा को, क्षमा को। तो बच्चे धर्म को परम श्रेय कहा गया है। ठीक है, एकह धर्म परम श्रेय, तो एक धर्म है जो परम श्रेय होता है। तो बच्चे आपका 26 का ऑप्शन हो जाएगा, मतलब कि ए। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। सतत प्रियवादी लोग होते हैं, सतत प्रियवादी लोग जो हमेशा मधुर बोलते हैं, जो हमेशा खूब मतलब कि आसानी से जो मिल जाते हैं, तो बच्चे वो होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए दुर्लभ, अलभ्य, सुलभ, यानी जो मतलब प्रिय बोलते हैं वो बहुत जल्दी मिल जाते हैं। ठीक है, प्रिय बोलने वाला का मतलब कि आप गलती करें और आपका वो सराहना करे। ठीक है, आपको सुमार्ग पर ना ले जाएं, आप अगर कुमार्ग पर चलते हैं तो आपका सराहना करेंगे, उनको प्रिय बोलते हैं बच्चे। तो प्रिय यहाँ पर गौर कीजिएगा, सतत प्रियवादी लोग होते हैं तो बच्चे सुलभ होते हैं, बहुत आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन अप्रिय बोलने वाले अगर आप गलत करेंगे और उनको गलत अगर कह देगा लोग, तो वैसे लोग बहुत जल्दी नहीं मिलते हैं। यानी गलत को गलत कह दें वैसे लोग नहीं मिलते हैं, केवल गलत को सही कहने वाले बहुत जल्दी मिल जाते हैं बच्चे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी सतत प्रियवादी लोग होते हैं तो बच्चे सुलभ होते हैं। ठीक है, बहुत जल्दी मिल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 चलते हैं। उद्योगिनम पुरुष सिंह मुपैती लक्ष्मी उक्ति किस पाठ से संकलित है? बच्चे ये जो पंक्ति लिखी गई है आपका 28 नंबर का, उद्योगिनम पुरुष सिंह मुपैती लक्ष्मी उक्ति पाठ उक्ति किस पाठ से संकलित है बच्चे? तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया गया बच्चे, कर्मवीर कथा, व्याघ्र पथिक कथा, भारतीय संस्कार, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चे इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर है आपका करमवीर कथा। करमवीर कथा से ये वाला लाइन जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 28 में वह संकलित है। क्वेश्चन नंबर 29 में चलते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। भीखन टोला गांव कहाँ है? भीखन टोला गांव है कहाँ बच्चे? ये आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन में बताया भी गया था। एक दलित छात्र या बालक का कथा बच्चे। तो गौर करते हैं, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बंगाल, बिहार। तो बच्चे बिहार प्रांत में कोई मतलब कि गांव है बच्चे, जो कोई आपका गांव है भीखन टोला, वहीं का ये कहानी है। ठीक है बच्चे, तो आपका बिहार राज्य यहाँ पर हो जाएगा। भीखन टोला कहाँ है? बिहार राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 30 चलते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 30 में राम प्रवेश राम
उच्च विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया? राम प्रवेश राम जो था वह उच्च विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त कर रहा है बच्चे? तो प्रथम स्थान प्राप्त कर रहा है। कौन सा स्थान बच्चे? प्रथम। गौर करेंगे, 5वां, 10वां, दूसरा और पहला। तो यहाँ पर पहला स्थान प्राप्त कर रहा है कौन? तो राम प्रवेश राम उच्च विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया, यानी फर्स्ट मारा था। ठीक है बच्चे, अब चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर बच्चे। इसी तरह आप इस वीडियो पर बने रहें ताकि आगे इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके पास जा सके। अगर जितने भी बच्चे अभी चैनल पे नए हैं उन बच्चों से रिक्वेस्ट है कृपया करके चैनल सब्सक्राइब करें। तो बच्चे आगे हम लोग चलते हैं अब। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। स्वामी दयानंद के बचपन का क्या नाम था? स्वामी दयानंद के बचपन का क्या नाम था? शंकर, शिव शंकर, मूल शंकर, उमा शंकर। तो बच्चे स्वामी दयानंद के बचपन का नाम शिव शंकर था। ओके, सॉरी बच्चे, मूल शंकर था। स्वामी दयानंद के बचपन का नाम मूल शंकर था। क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर सी हो गया। स्वामी दयानंद के बचपन का क्या नाम था? तो बच्चे मूल शंकर हो गया। ठीक है, मूल शंकर इसका ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं। स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? स्वामी दयानंद का जन्म 1824 ईस्वी में हुआ था। 1822, 1824, 1826, 1828। तो बच्चे स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? 1824 ईस्वी में हुआ था। बच्चे कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है कि स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था। बच्चे ये तो कब बता दिया गया, लेकिन कहाँ हुआ था? तो बच्चे टंकारा, स्थान का नाम क्या है? टंकारा। टंकारा नामक स्थान पर हुआ था। तो यदि आपसे पूछ देगा कब तथा कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा 1824 ईस्वी में टंकारा हुआ था। ठीक है, यदि कब बोल देगा तो 1824 देना है, और कहाँ बोल देगा तो आपको टंकारा नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। ओके बच्चे, क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है आपका? आर्य समाज के संस्था के संस्थापक कौन है? यानी आर्य समाज जो था उस संस्था के संस्थापक कौन है बच्चे? तो आपको बताया गया स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद आपके आर्य समाज के संस्थापक हैं। में देखते हैं विवेकानंद, दयानंद, रामकृष्ण परमहंस, राजा राम मोहन राय। नहीं बच्चे, स्वामी दयानंद हैं, तो आपको यहाँ पर ऑप्शन हो गया दयानंद। और बच्चे अब यहाँ पर एक और बात ध्यान रखना है, आर्य समाज के संस्था के संस्थापक ही हो गए। एक क्वेश्चन इससे और टैली करता है कि आर्य समाज के संस्था का जो संस्था था उसका मान लीजिए कि स्थापना कब हुआ। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आर्य समाज की स्थापना कब हुआ। ये तो पता हो गया कि स्वामी दयानंद ने किए थे, लेकिन ये भी आपको पता होना चाहिए कि कब हुआ। तो कब के लिए बच्चे बताया गया है कि 1875 ईस्वी में, मतलब कि इस संस्था का स्थापना हुआ था। आर्य समाज के संस्था का स्थापना कब हुआ था बच्चे? 1875 ईस्वी में। याद रखिएगा, आर्य समाज के संस्था का स्थापना 1875 ईस्वी में बच्चे यहाँ पर लिखा गया है, गौर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलते हैं। स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे बच्चे? तो रामकृष्ण परमहंस, धर्मानंद, बिरजानंद। बच्चे बिरजानंद आपके मतलब कि स्वामी दयानंद के गुरु थे। बिरजानंद, बिरजानंद जो थे स्वामी दयानंद के गुरु थे। ठीक है बच्चे, तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो गया आपका सी, बिरजानंद। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन हैं? तो बच्चे आपको बताया गया था कि सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन हैं, तो आपको पता होना चाहिए स्वामी दयानंद। इसमें देखते हैं विवेकानंद, स्वामी दयानंद, स्वामी बिरजानंद। तो सत्यार्थ प्रकाश के बच्चे लेखक हैं स्वामी दयानंद। आपका क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन हो गया बी। ओके बच्चे जी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। मंदाकिनी वर्णनम पाठ के कवि कौन हैं? मंदाकिनी वर्णनम पाठ के कवि कौन है बच्चे? ऑप्शन देखते हैं तुलसीदास, व्यास,
वाल्मीकि और कालिदास। बच्चे मंदाकिनी वर्णन ये रामायण से संग्रहित है, ये रामायण से लिया गया है बच्चे। तो रामायण के जो लेखक होंगे वही इनके भी कवि होंगे बच्चे। तो आपके वाल्मीकि रामायण रचित होता है बच्चे, और वाल्मीकि ही मतलब कि मंदाकिनी वर्णन पाठ के लेखक हैं। ठीक है, वाल्मीकि जी अपने शब्दों में मतलब कि राम, सीता और लक्ष्मण की भावनाओं को मंदाकिनी नदी के किनारे प्रकट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर बच्चे 37, मंदाकिनी वर्णनम पाठ में कुल कितने पद हैं? मंदाकिनी वर्णनम पाठ में कुल कितने पद हैं बच्चे? तो मंदाकिनी वर्णनम पाठ में कुल 10 पद हैं। यहाँ पर ऑप्शन 7, 5, 11, 10। तो बच्चे आपका डी ऑप्शन हो गया 10। मंदाकिनी वर्णनम पाठ में कुल कितने मतलब पद हैं, मैंने मंत्र भी बोल सकते हैं, पद को मंत्र मैंने बताया है कि कितने पद हैं या मंत्र हैं। तो बच्चे क्या हो गया, 10 आपके मंत्र या पद हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में चलते हैं बच्चे। 38 क्या कह रहा है? मंदाकिनी वर्णनम पाठ रामायण के किस कांड से संग्रहित है? ये बताया जाता है कि रामायण में किस जगह से ये उठाया गया है। तो बच्चे ये मंदाकिनी वर्णन जो है, जब राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी जब वनवास गए थे उसी समय मंदाकिनी नदी के पास पहुंचते हैं और वहीं उसका वर्णन का मतलब कि वर्णन करते हैं। ठीक है, मंदाकिनी वर्णन पाठ रामायण के किस कांड से संग्रहित है? तो बच्चे अयोध्या कांड से, क्योंकि अयोध्या से वो लोग गए थे। ठीक है, तो अयोध्या कांड यहां पर हो जाएगा। ओके बच्चे जी। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 39। यहां पर 39 क्या है बच्चे? व्याघ्र पथित कथा के रचयिता कौन है? यानी व्याघ्र जो पथित कथा है उसके लेखक कौन है बच्चे? तो आपको पता होना चाहिए, नारायण पंडित हैं जो व्याघ्र पथित कथा के रचनाकार हैं। नारायण पंडित जो हैं वो व्याघ्र पथित कथा के रचनाकार हैं बच्चे। तो क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन हो गया आपका बी। अब चलते हैं आगे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 40 में व्याघ्र पथित कथा किस ग्रंथ से संकलित है? व्याघ्र पथित कथा जो है बच्चे वह किस ग्रंथ से संकलित है? तो आपको याद होना चाहिए हितोपदेश। हितोपदेश। तो बच्चे व्याघ्र पथित कथा जो है किस ग्रंथ से संकलित है? तो बताया गया हितोपदेश। यहाँ पर हितोपदेश यानी किसी के हित की बात कही जा रही है बच्चे, इसलिए यह हितोपदेश के मान लीजिए ग्रंथ से संकलित है। ठीक है, यहाँ पर अब क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 41 में चलते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है? ब्राह्मण के भेष में कौन प्रवेश करता है? ब्राह्मण के भेष में कौन प्रवेश करता है बच्चे? तो आपको पता होना चाहिए शक्र। शक्र का मतलब होता है बच्चे इंद्र जी। ठीक है, तो यहाँ पर शक्र होता है, क्योंकि जब लड़ाई लगी थी तो लड़ाई में बच्चे आपको पता होना चाहिए कि इंद्र जी जाकर के कर्ण से उनके कवच कुंडल मांग रहे थे। ठीक है, तो वही जी वही जाकर के ब्राह्मण के भेष में प्रवेश करते हैं। ने छामी बार बार किसने कहा? ने छामी बार बार किसने कहा? तो बच्चे शक्र नहीं कहे थे, यानी इंद्र जी नहीं कहे थे। मैं देखते हैं शक्र है जी, शक्र है तो आपका शक्र ऑप्शन हो जाएगा। ने छामी बार बार किसने कहा? तो ने छामी बार बार शक्र ने कहा, अर्थात इंद्र जी ने कहे थे। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 43 में चलते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है? शांति किससे स्थापित होती है? शांति किससे स्थापित होती है बच्चे? गौर करेंगे, अपकार से, परोपकार से, स्वार्थ से कि क्रोध से? बच्चे क्रोध से तो हो नहीं सकता है, स्वार्थ से भी नहीं हो सकता। अगर स्वार्थ एक व्यक्ति के अंदर निहित अगर स्वार्थ हो तो व्यक्तिगत स्वार्थ हो जाएगा, और दुनिया में सब लोग तो व्यक्तिगत स्वार्थ ही करते हैं। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो सभी की सर्वा स्वार्थ करते हैं। ठीक है, सज्जनता का भाव बहुत कम लोगों में है, नहीं तो सब में स्वार्थ का भावना प्रकट होता है या स्वार्थ का भावना भरा हुआ है बच्चे। तो यहाँ पर परोपकार, बच्चे परोपकार यदि करते हैं किसी से किसी को तो उससे क्या होता है? शांति का बोध होता है। तो परोपकार आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है बच्चे, अब चलते हैं यहां पर आप देखते हैं गौर से 44 क्वेश्चन। वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? यहां पर ऑप्शन पकड़िए बच्चे, यहां पर ऑप्शन दिया गया है कणाद, बादरायण, जैमिनी, कपिल। ठीक है,
ये इसमें से ऑप्शन पकड़िए कौन होगा। आप भी अपना परिचय दीजिए ऑप्शन पकड़ करके। देखिए कणाद होगा कि बादरायण होगा कि जैमिनी होगा कि कपिल होगा। तो बच्चे इसका ऑप्शन होगा आपका बी, बादरायण। क्या होगा? बादरायण हो जाएगा। ओके बच्चे, क्वेश्चन नंबर 45 जो लास्ट क्वेश्चन है, चलते हैं बच्चे। क्या कर रहा है? आर्यभट्टिनम आर्यभट्टिनम किसकी रचना है? यानी आर्यभट्टिनम किसकी रचना है? तो बच्चे अगर चालाक रहेंगे तो आप खुद पकड़ लेंगे, उसी में उसका आंसर छिपा हुआ है। पराशर का, चरक का, सुश्रुत का कि आर्यभट्ट का? मैंने बताया कि उसी में उसका आंसर छिपा हुआ है, तो यह आर्यभट्ट का रचना है। ठीक, तो बच्चे क्वेश्चन नंबर जो 2 था वह गलत से 4 बोला गया है बच्चे। वह आपका ऑप्शन होगा 5। जो मंडलम पाठ में कितने भी मंत्र हैं, कितने मंत्र हैं बच्चे, तो उसका ऑप्शन होगा 5, क्योंकि मंडलम पाठ में 5 मंत्रों का उच्चारण किया गया है। ठीक है बच्चे, तो क्वेश्चन नंबर 2 में मिस हुआ है बच्चे, भूल करके 4 आपको बता दिए हैं, तो आपका ऑप्शन होगा 5। ठीक है बच्चे। ये 45 के 45 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनकर के रेडी हो गए बच्चे। ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से एकदम महत्वपूर्ण है बच्चे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें बच्चे। थैंक यू।